हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 31 जुलाई को वी विल कंटिन्यू आवर हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मीन्स है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का बनना। तो कैसे बना राष्ट्रवाद यूरोप में। आज आप देखोगे तो यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, अलग अलग नेशंस हैं। तो नेशंस पहले वास्तव में देश थे, राष्ट्र थे क्या? नहीं थे। पहले वहाँ पे क्या था? राजतंत्र थे, मोनार्च थे। If you look at the map of the mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो मतलब यूरोप का 1815 का जो मैप आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे देश नज़र नहीं आएंगे। जैसे यहाँ जर्मनी नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। इधर आपको इटली नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। इधर पोलैंड नज़र नहीं आ रहा है, ये सबमर्ज है रशियन एम्पायर में। तो आज जो नेशनल स्टेट देखने को मिलते हैं वो उस समय देखने को नहीं मिलते थे। बट वी नो टुडे एज जर्मनी, जैसे कि आज जिन्हें हम जर्मनी कहते हैं, इटली कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं, वह डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। किंगडम के अलावा वो डचीज भी कहते हैं, उनको कैंटन्स भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड में उन्होंने कैंटन बोलते हैं, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? कैंटन्स बोलते हैं। आज भी स्विट्जरलैंड कैंटन्स में डिवाइड है। उस रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, जिनके रूलर्स की अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी हुआ करती है। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब होता है कि उनके अलावा किसी और का कोई भी प्रभाव या शक्ति नहीं होती थी, वहाँ पे चलती नहीं थी, ठीक है। इकलौती मतलब शक्ति उनकी चलती थी उस क्षेत्र में। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची विथिन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, ईस्टर्न यूरोप कौन सा यूरोप है? आप सभी जानते हैं, जो एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि यूरोप से रशिया से जुड़ा हुआ जो यूरोप है उसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। और सेंट्रल यूरोप वो यूरोप है जिसमें पोलैंड और ये आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर आता है, वो इस सेंट्रल यूरोप कहलाता है। तो उस समय ये ऑटोक्रेटिक मोनार्ची के अंतर्गत था। ऑटोक्रेटिक मोनार्ची का मतलब होता है कि ऐसी मोनार्ची जिसमें पूरी ताकत जो है राजा के पास होती थी, निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। तो इस टेरिटरी के अंतर्गत ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के लोग रहते थे, एक ही जनजाति के लोग रहते थे, इसमें डाइवर्स पीपल लोग रहते थे। मतलब लोगों के जो लोगों का रहने का जो था, वहाँ पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी डाइवर्स थी, विविध थी, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर एज वी अर्लियर रीड दैट। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि फ्रांस में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक कॉमन आइडेंटिटी को मतलब बिल्ड किया कि फादरलैंड, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, वहाँ पे ओथ ली गई, वहाँ पे प्लेज ली गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि इन लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी हो या कॉमन कल्चर हो, सब अलग अलग थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जबकि यहाँ पर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लोग रह रहे थे उस एक एम्पायर के अंतर्गत, उसमें वो लोगों की भाषा भी अलग अलग थी। अब वो देखो, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल और ईस्टर्न जो यूरोप है उसमें कैसा मतलब एथनिक कंपोजिशन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस एम्पायर की कि वो कौन सा एम्पायर था। तो एम्पायर था द हब्सबर्ग एम्पायर। कौन सा एम्पायर? द हब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था उस समय। एग्जाम्पल के लिए वाज अ पेचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। एक्चुअली में जैसा कि आप मतलब एक रोड पे जाते हो तो रोड पे आपने कई बार देखा होगा कि जब वो रोड मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है या गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें, तो उसको सही करते हैं और उसमें क्या लगाते हैं? डामरीकरण करते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेचवर्क करना। पेचवर्क करना, जोड़ा जोड़ी करना, ठीक है। तो ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, एक्चुअली में सभी का जोड़ था, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, आधे मतलब वहाँ के लोग, तो अलग अलग लोग थे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है, इट इंक्लूड, इस हैब्सबर्ग एम्पायर में कौन कौन से लोग आते थे? देखो, एक आता था एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन जो मतलब पहाड़ों वाला रीजन है, जिसमें ट्रोल आते थे, ऑस्ट्रिया आता था, सुडेटलैंड आता था, एज वेल एज बोमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, जिसमें जो ये एरिस्टोक्रेसी यानी क्वीन लोग जो थे वो कौन थे? जर्मन लोग या जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे, ठीक है। अल्पाइन रीजन में ये लोग रहते थे और यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? जर्मन लैंग्वेज थी। इट आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी। इसी रीजन में, अल्पाइन रीजन में, इटालियन बोलने वाले भी लोग रहते थे। अब इटालियन बोलने वाले जो क्षेत्र थे वो कौन से थे? लोम्बार्डी और
वेनेशिया। दो भाषा बोली जा रही है मतलब अल्पाइन रीजन में, एक जर्मन और दूसरी इटालियन। इटली बोलने वाली इटालियन बोलने वाली जो प्रोविंस है उनका नाम है लोम्बार्डी और वेनेशिया। इन हंगरी अगर बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। आधी जनसंख्या जो थी वो मैगियार भाषा बोलती थी। कौन सी भाषा? मैगियार। और बाकी जो आधी थी वो अलग अलग प्रकार के डायलेक्ट बोलती थी, कुछ भी डायलेक्ट यानी कि बोलियां। ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि वो एक ही भाषा बोलती थी। अगर हम बात करें, देखो दो रीजन के बारे में बात कर लिया हमने, एक है अल्पाइन रीजन, दूसरा हंगरी। अब तीसरे पार है इन गैलिशिया। कौन सा रीजन? गैलिशिया। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, अजीब पेपर रखने पड़ेंगे आपको। द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। यहाँ जो कुलीन लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश, पोलैंड की भाषा मतलब। Beside these three dominant group, there also lived within the boundaries of empire. अब ये चार क्षेत्र तो थे ही थे, अल्पाइन, हंगरी, गलेशिया और तीन ही है, हाँ तीन हुए। इनके अलावा भी मतलब थ्री डोमिनेंट ग्रुप थे जो वहाँ पर रहते थे उस एम्पायर में। मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, बोहेमिया एंड स्लोव्स टू द नॉर्थ, स्लोवेनियन इन colonial Croats to south and Romans to the east in ट्रांसिल्वेनिया। देखो अब यहाँ पे इन थ्री ग्रुप्स के अलावा कुछ लोग और रहते थे एम्पायर में, बाउंड्री के पास में। पीजेंट पीपल थे जो, ठीक है। पीजेंट कौन होते हैं? किसान। तो किसान जो है वो बोहेमिया और स्लोव थे, नॉर्थ में रहने वाले। स्लोवेन जो कोनियोला में रहते थे। क्रोट्स जो साउथ में रहते थे। रोमन जो मतलब ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। ये ट्रांसिल्वेनिया आज मतलब यूरोप का एक बहुत जाना माना मतलब शहर है। सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली promoted a sense of political unity। अब आप देखो कहीं से कहते हैं इनमें एक कॉमन चीज है, कॉमन एंटिटी दिखी आपको कहीं से? सब तो अलग है, भाषा अलग बोल रहे हैं, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, कोई पोलिश बोल रहा है, कोई मेगियार बोल रहा है, कोई अलग अलग डायलेक्ट बोल रहा है, रीजन भी इनके अलग अलग है, ठीक है। इनका ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है, कोई पीजेंट है तो कोई मतलब कुलीन है, एरिस्टोक्रेट है, दिख रहा है ना आपको? तो इनके अंदर कोई भी कॉमन या पॉलिटिकल यूनिटी नजर नहीं आ रही है। The only tie between binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor। इकलौता जो टाई है, यानी कि हम बोले कि जोड़ जो है, जिस चीज ने इन सबको आपस में जोड़े हुए हैं, वो चीज क्या है? एलिजियंस टू द एम्परर। जो सम्राट है उस सम्राट का अधीन होना, मतलब सम्राट के अधीन है, एक ही सम्राट के अधीन है ये, इसलिए ये एक राज्य में आते हैं। अदरवाइज ये सब क्या है? अलग अलग है। अगर एक सम्राट के अंदर नहीं आते, साम्राज्य के अंदर नहीं आते, तो मतलब ये सब क्या हो जाते हैं? बिखर जाते करके। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट इमर्ज। कैसे नेशनलिज्म और नेशनल स्टेट का आइडिया इमर्ज हुआ? तो सबसे पहले 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुलीन, और न्यू मिडिल क्लास का मतलब नए मध्यवर्गीय वर्ग, नया मध्य वर्ग, ठीक है। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। इस पूरे कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मतलब डोमिनेंट क्लास जो थी, जो सबसे ज्यादा दबदबा जिसका था, वो कौन सी क्लास थी? एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीन। कुलीन कौन लोग होते हैं? जो अमीर होते हैं, समझदार होते हैं, नहीं हमें सभी को नहीं कह सकते वैसे, पर वो लोग जो अमीर होते हैं और जो मतलब अच्छी बड़ी फैमिली, रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको कुलीन लोग बोला जाता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब ये जो लोग थे कुलीन लोग, एरिस्टोक्रेट्स, ये यूनाइटेड थे, ये पूरी क्लास यूनाइटेड थी। क्यों यूनाइटेड थी? क्योंकि इनका जो वे ऑफ लाइफ था, वे ऑफ लाइफ जो था, कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। ये भले कोई सी भी रीजन में रहे, पर इनका रहने का जो, जीवन जीने का जो तरीका था, वो क्या था? सेम था। महलों में रहना, पार्टियां करना, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सब क्या था? एक जैसा था, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स। उनके पास में क्या होते थे? स्टेट्स होते थे। स्टेट मतलब होता है बड़े बड़े भूखंड, जमीनें। जैसे कि आप अगर मतलब ऊटी चले जाओगे, अगर आप असम चले जाओगे, तो वहां पर प्लॉट नहीं बोलते। प्लॉट जमीन का छोटा हिस्सा होता है। जब जमीन के एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जैसे कि मतलब 20-25 एकड़, तो उसको बोलते हैं स्टेट्स। तो इनके पास में क्या होते थे? कुलीन लोगों के पास में कंट्री साइड में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। एंड आल्सो टाउन हाउसेस, और गाँव कस्बों में क्या होते थे? टाउन हाउस। तो इनका रहने का तरीका क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी।
अब वो कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। और फ्रेंच भाषा इसलिए बोलते थे क्योंकि डिप्लोमेसी पर्पस के लिए, डिप्लोमेसी पर्पस के लिए यानी कि किस उद्देश्य के लिए कि भाई हम डिप्लोमेटिक हैं, ठीक है, वी आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वो ये दिखाना चाहते थे। और हाई सोसाइटी को बिलोंग करने के लिए वो फ्रेंच बोलते थे। आज जैसे कि आप मालवी बोलोगे तो समझ में आ जाएगा ना कि गावड़े गावड़े का है या गांव का बच्चा है, बंदा है। पर उसी जगह पर आप सिंधी हिंदी बोलते हो या खड़ी भाषा बोलते हो तो इट मेक अ सेंस कि हाँ आप एक मतलब सभ्य समाज से आए हुए इंसान। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और उनकी जो फैमिलीज थी, उनके परिवार भी मतलब शादियों से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी शादी उसमें, तो आपस में उनके क्या थे, शादियों के संबंध थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेट वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, और ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेट जो थे ये नंबर की मात्रा में बहुत छोटे थे, बहुत छोटा ग्रुप था, क्योंकि बहुत कम लोग थे संख्या में। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द peasantry। अब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थे वो कौन थे? किसान। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। अगर हम बात करें वेस्ट की, पश्चिम की, जहाँ पर आज मतलब आपका फ्रांस और ये स्पेन आता है, पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल वेस्ट की बात, हम यूरोप के वेस्ट की बात नहीं कर रहे। तो वहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा जो था जमीन का वो किसके द्वारा मतलब फार्म किया जाता था, खेती की जाती थी टीनेंट्स के द्वारा। टीनेंट्स मतलब होता है किराएदार, जिनके पास खेती जमीन जो है उनकी खुद की नहीं होती है, वो दूसरे खेती पे अपनी खेती कर मतलब काम करते हैं। या फिर स्मॉल ओनर्स, जिनके पास छोटे छोटे भूखंड होते हैं। वाइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। ये वर्ड याद रखना भैया कि सर्व्स कौन थे। सर्व आर द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जिनके पास में बड़े बड़े भूखंड होते थे, स्टेट्स होते थे, जिसके ऊपर वो क्या करते थे, खेती करते थे, कल्टीवेशन करते थे। तो क्वेश्चन आता है हु वर द सर्फ। याद रहेगा, सर्फ इंसान का नाम है, पता चला तुमने सर्फ एक्सेल लिख दिया वहां पे जाके। In western part of the Central Europe, the growth of the industrial production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the markets। अगर हम वेस्टर्न की बात करें और सेंट्रल यूरोप की कुछ पार्ट्स की बात करें, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ हुई, और ट्रेड मीन्स क्या था, ग्रोथ ऑफ टाउन, कि भाई टाउन की ग्रोथ ही क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सॉरी ये ट्रेड, ट्रेड मीन्स क्या था उस समय कि टाउन का बढ़ना, एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, और कमर्शियल क्लासेस का इमरजेंस होना। whose existence was based on production for the market, और जिनका जो एग्जिस्टेंस था यानी कि मतलब वो एग्जिट करते थे सिर्फ किस बात पर कि मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था तो उनका काम पड़ता था, नहीं तो नहीं पड़ता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये बात भी ध्यान रखना कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ था, क्योंकि ये आपको हिस्ट्री में आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, यानी कि 1750 के बाद में ही ये शुरू हो चुका था वहाँ पे। बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मनी स्टेट इट्स ओकर ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पर ये सब फ्रांस और जर्मनी में बहुत बाद में हुआ, 19th सेंचुरी में जाके हुआ। ये 18th सेंचुरी में हो गया था, देखो 18th सेंचुरी की मतलब 50 साल पहले यहाँ पे हो गया था, और यहाँ पे बाद में हुआ, 50 साल बाद हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नए ग्रुप आए, सामाजिक ग्रुप बने। अब वो नए ग्रुप कौन से थे? क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो पहले या तो अमीर थे सबसे ज़्यादा एरिस्टोक्रेट, या फिर गरीब यानी कि पीजेंट्री वर्ग था। पर जैसे ही मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक नया वर्ग सामने आया, सोशल क्लास सामने आई, और उसको कहा गया मिडिल क्लास। तो न तो अमीर थी न गरीब थी, ठीक है, वो क्या थी, इन दोनों की कहीं ना कहीं मध्य में थी, इसलिए इसे कहा गया मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। बिजनेसमैन, अब इस मध्यम वर्ग में कौन आते थे? बिजनेसमैन आते थे और प्रोफेशनल्स आते थे। प्रोफेशनल यानी कि जिनका एक अच्छा खासा प्रोफेशन है, पेशा है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में मध्यम वर्ग बहुत छोटा था। बट इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल middle class that this idea of national unity following the abolition of the aristocratic privilege and gain popularity।
आगे चल के ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये पढ़े लिखे थे, ठीक है, एजुकेटेड थे, क्योंकि प्रोफेशनल लोग थे, लिबरल माइंड के थे, खुले दिमाग के। ऐसा नहीं कि भाई हम अब बड़े हैं तो हम हमेशा बड़े ही रहेंगे, जैसा कि वो एरिस्टोक्रेट मानते थे, कुलीन लोग मानते थे। ये पढ़े लिखे थे, ये लिबरल माइंड के थे, उदारवादी सोच के थे, ठीक है। दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, ये प्रिविलेज का मतलब होता है आपका विशेषाधिकार। मतलब इनका ये मानना था कि जो कुलीन वर्ग है, जिनको ऑलरेडी मतलब कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कि जैसे कि मतलब चर्च जो है उनसे वो नहीं लेगा, क्या कर नहीं लेगा, टैक्स या प्राप्त नहीं करेगा, तो इसको उन्होंने क्या किया, खत्म किया, और इस प्रकार से उन्होंने पॉपुलैरिटी पाना शुरू की। किन्होंने, मिडिल क्लास ने। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, अब प्रश्न उठता है कि भाई लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। प्रश्न भी यही है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखो, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है या नेशनल यूनिटी की जो आइडियोलॉजी है 19th सेंचुरी में यूरोप में आई थी, वो मेनली किस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, लिबरलिज्म के ऊपर, उदारवाद के ऊपर। उदारवाद का मतलब होता है कि सब चीज़ों में या सोच में उदारता लाना। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव, अब देखो ये लिबरलिज्म के लिए मतलब उसका एक्सट्रैक्शन किया गया है कि लिबरलिज्म शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन के, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रॉम रूट लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री, ठीक है, यानी कि फ्रीनेस। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, जो नए मध्यम वर्ग थे उनके लिए उदारवाद किसके रूप में खड़ा था, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तिगत रूप से आदमी आज़ाद होना चाहिए, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष सभी लोग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ये उनका मानना था। लिबरलिज्म का मतलब क्या था उनके लिए, कि हर एक इंसान जो है इंडिविजुअली फ्री है, मतलब मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं है, ना मैं किसी का दास हूँ ना गुलाम हूँ। दूसरा, कानून की समझ सभी क्या है, समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। राजनीतिक तौर की अगर बात करें, इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अगर राजनीति की बात करें तो उनका यह मानना था कि हम डिसेंट दे सकते हैं, अपना कंसेंट दे सकते हैं। डिसेंट का मतलब होता है नकारात्मक जो है हमारा सोच है, या हम कहें कि मतलब हमारी जो मतलब फैसला है वो हम दे सकते हैं डिसेंट के रूप में। और कंसेंट का मतलब है कि हमारी सोच जो है हम बता सकते हैं। Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privilege. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो लिबरलिज्म स्टूड था, खड़ा हुआ था, किस लिए, किस रूप में खड़ा हुआ था कि ऑटोक्रेसी जो है वो खत्म होगी, उसका अंत होगा, और जो क्लरिकल प्रिविलेज है, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट 19th सेंचुरी, ये कि लिबरलिज्म में खड़ा हुआ था कि ऑटोक्रेसी का अंत होगा, क्लरिकल प्रिविलेज है वो बढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी जो पार्लियामेंट के थ्रू मतलब पूरे देश के ऊपर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी या रन करेगी वो। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19वीं शताब्दी में लिबरल्स जो थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनवियोलेबिलिटी हो प्राइवेट प्रॉपर्टी की, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार आए और अपनी मन मर्जी से मतलब उनको कब्जा करके चल दे, ठीक है, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. देखो, कानून की समझ समानता को हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब यूनिवर्सल सफरेज है, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज इज वेरी टोटली डिफरेंट थिंग। यूनिवर्सल सफरेज किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति या दूसरे महिला किसी को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी इसी को कहते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, वैश्विक वोट देने का अधिकार। आगे कि यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, आप याद कर सकते हो कि जो क्रांतिकारी फ्रांस था, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जिसने फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था लिबरल डेमोक्रेसी का। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ऑनर में। उस समय फ्रांस में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास में क्या थी,
प्रॉपर्टीज थी, संपत्ति थी। Men without property and all women were excluded from the political rights. महिलाएं हो या जिनके पास प्रॉपर्टी ना हो उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। Only for a brief period under the Jacobin Club did all adult males enjoy suffrage. सिर्फ एक छोटे पीरियड के लिए जो किसका कौन सा पीरियड था? जेकोबिन क्लब्स का। जेकोबिन क्लब्स कहाँ होते थे? फ्रांस में होते थे। फ्रांस और बाद में धीरे धीरे चलते हुए यूरोप में ये फैल गए। तो उस समय सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जबकि उससे पहले वोट देने का अधिकार किसको प्राप्त था? ओनली टू दोज पर्सन हु ओन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, however, हालांकि द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। पर जब नेपोलियन कोड आया 1804 में, जिसे हमने पढ़ा है, तो 1804 में जो नेपोलियन कोड आया तो उसने वापस से इन ताकतों को छोड़ दिया और महिलाओं के अधिकार को खत्म कर दिया, कम कर दिया। साथ ही साथ में जो उनका जो कंट्रोल है वो फादर या हस्बैंड के हाथों में दे दिया गया दोबारा से। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज अपोजिट मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पूरे 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी की शुरुआत में महिला हो या जो नॉन प्रॉपर्टी पर्सन हो, वो ये बात उठाते रहे सरकार के सामने कि सभी को इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्फीयर की, पर अभी बीच में हमने किसकी बात करी थी? पॉलिटिकल स्फीयर की। तो इकोनॉमिक क्षेत्र की बात करें, अर्थव्यवस्था की, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। लिबरलिज्म किसके लिए खड़ा है? फ्रीडम ऑफ मार्केट के लिए। एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो लिबरलिज्म का जो वो खड़ा है, ठीक है, बात जो है वो किसके ऊपर है कि मार्केट फ्री होगा, स्टेट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, सॉरी, बाधाएं जो लगाई गई हैं वो सब क्या होगी? नष्ट होगी, एवोल्यूशन होगा मूवमेंट्स के ऊपर, ठीक है, चाहे वो कोई सा मूवमेंट हो, गुड्स का हो या कैपिटल का हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे लिबरलिज्म आने से, उदारवाद आने से। क्योंकि आप देखोगे वर्ल्ड हो, देश हो या छोटा सा एरिया हो, जब तक माल जो है वो जाता नहीं तब तक मतलब व्यापार नहीं होता है। तो व्यापार में गुड्स और कैपिटल क्या करते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं। तो उनका ये मानना था कि मतलब 19th सेंचुरी में ये जो आपका गुड्स और कैपिटल का जो फ्लो है वो चलता रहे बिना रोक टोक के, अगर उदारवाद आ गया तो। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो उस समय हाल ही में मतलब इमर्ज हो रही थी, उसने ये डिमांड रखी कि वो आगे मतलब उदारवाद आने से उन्हें बहुत फायदा होगा, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे उनको और एजुकेशन इकोनॉमिक राइट्स मिल जाएंगे उनको। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। चलो जर्मन स्पीकिंग पीपल की बात करते हैं, ठीक है, शुरुआत में 19th सेंचुरी की शुरुआत में नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। देखो, नेपोलियन ने सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपनाए थे, यानी कि प्रशासनिक सुधार अपनाए थे, उसमें क्या किया था? उसने ये किया था कि एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, यानी कि एक गठबंधन बनाया था 39 स्टेट्स का, मतलब एक ग्रुप बना दिया उसने 39 स्टेट को, अलग अलग स्टेट्स को मिला के उसने एक ग्रुप बना दिया, इसको कहा गया कॉन्फेडरेशन। each of the this possessed its own currency। इन 39 स्टेट्स के अपनी खुद की करेंसी थी, वेट था, मेजर्स था। और मर्चेंट ट्रेवलिंग इन, अब देखो ये मजेदार चीज है, अगर एक मर्चेंट मतलब ट्रेवल कर रहा है 1833 में, कहाँ से? हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, उसके सामानों को बेचने के लिए, वुड हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। उसको कितने कस्टम बैरियर पास करने पड़ेंगे? 11। एंड एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। और हर एक पर उसे मतलब कम से कम 5 कस्टम ड्यूटी के रूप में पैसे देने पड़ेंगे। Dutch were often levied according to the weight or measures of the goods।
डच भी मतलब इस बात पर लेफ्ट करते थे, मतलब वो राजी थे कि हमें मतलब वेट और मेजरमेंट के हिसाब से मतलब चलना चाहिए, ठीक है, एक फिक्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से। As each region has its own system of weight and measures, the involved time consuming calculation। देखो, क्योंकि 39 स्टेट थे, उनके अपने अपने वेट और मेजर्स थे, तो हर एक को वहाँ जाने में काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी बोरिंग होता था, ठीक है। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो क्लॉथ का मेजर बताता हूँ मैं। एलए में अगर टेक्सटाइल मटेरियल जो है फ्रैंकफर्ट ब्रॉड इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यूज्ड, जो फ्रैंकफर्ट में आपने मतलब खरीदा था 54.7 सेंटीमीटर का कपड़ा, वो मेज में कितना हो जाएगा 55.1 का, मतलब बढ़ जाएगा उसमें। और न्यूमरबर्ग में कितना हो जाएगा वो 65.6, क्योंकि मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है। तो वही कपड़ा आप बाद में जाके तो नापोगे तो मतलब वो बड़ा हुआ नजर ही आएगा। सब कंडीशन ऑफ व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, इस तरह की जो कंडीशन है वो इकोनॉमिक एक्सचेंज को मतलब रोकती है, परेशान करती है, ऑब्स्टेकल पैदा करती है। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी, allowing the hindrance movement of good and people and capital। In 1834 1834 में अ कस्टम यूनियन और जुलियन वाज फॉर्म्ड। देखो ये प्रश्न आएगा इंपॉर्टेंट आपका। 1834 में एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था कस्टम यूनियन। ऐसे नाम तो उसका था मतलब आपका जुलवेरियन। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुलवेरियन। जुलवेरियन से आपका मतलब जुलवेरियन वाज अ कस्टम यूनियन, ठीक है। वो फॉर्म किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, पर्शिया के इनिशिएटिव की वजह से, मतलब पर्शिया ने आगे कहा था कि आप बनाओ, हम पैसा देंगे आपको। एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और ये जुलवेरियन ग्रुप जो था ये अधिकतर लोगों ने ज्वाइन कर लिया। द यूनियन एब्लिश्ड टेरिफ बैरियर, जो केंद्र सरकार थी उसने टेरिफ बैरियर को ख़त्म कर दिया। एंड एजुकेट द सिस्टम ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 और 40। तो बाद में चल के मतलब ये जो समय है, नंबर है करेंसी का, वो भी मतलब 30 से 2 हो गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑलवेज रेदर स्टिमुलेटरी मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेशनल यूनिफिकेशन, a way of economic nationalism, strengthen the wider nationalism sentiment growing at the time। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बड़े मोबिलिटी बढ़ी, हरेसमेंट हुआ इंटरेस्ट का, ठीक है, इंटरेस्ट का। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 पढ़ेंगे। थैंक्स।